नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात महिला सुरक्षा की। महिला सुरक्षा के दावे होते रहते हैं, लेकिन आंकड़े अलग ही तस्वीर बयां करते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि एक साल में महिलाओं के प्रति अपराध 15.3% बढ़े हैं। 2020 में अगर ये 56.5% थे तो 2021 में अपराध की दर 64.5% हो गई। 2012 में आपको याद होगा 16 दिसंबर की दर्दनाक घटना में निर्भया से रेप और उसकी मौत ने देश को झकझोर दिया था। इसके बाद 2013 में लड़कियों की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया गया, लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है जो निर्भया फंड के उपयोग पर सवाल खड़े कर रही है। तो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं निर्भया फंड लड़कियां कितनी निर्भय हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। 16 दिसंबर 2012 की दर्दनाक घटना में निर्भया से रेप, उसकी मौत हो गई। 2013 में देश भर की लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया निर्भया फंड। हर साल निर्भया फंड में जाते हैं 1000 करोड़ रुपए। अब तक करीब 70% फंड का हो पाया इस्तेमाल। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम पर 322 करोड़, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा फंड बनाने में 200 करोड़, 8 महानगरों के लिए सुरक्षित शहर परियोजना के लिए 2930 करोड़, 20 राज्यों में फोरेंसिक लैब मजबूत करने के लिए 190 करोड़, मानव तस्करी रोकथाम यूनिट बनाने पर 100 करोड़, रेप और पॉस्को के जुड़े मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर 767 करोड़, एम्स में निर्भया सेंटर बनाने पर 70 करोड़, महिला हेल्पलाइन के लिए 156 करोड़। तो इस तरह से आवंटित हुई है ये राशि। तो राज्यों को आवंटन और जो इस्तेमाल है, तो हम पहले बताते हैं 5 राज्य जिन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया है और जो ये पैसों की संख्या ये करोड़ों में है। तो दिल्ली ने सबसे ज्यादा, अगर आपको बताएं 4013 से ज्यादा करोड़ आवंटित है, तो 413 अगर करोड़ आवंटित है तो 404 का प्रयोग किया। तमिलनाडु ने 317 से ज्यादा करोड़ में 296 करोड़ का प्रयोग किया। पश्चिम बंगाल ने 100 में से 92 करोड़ का 9200 करोड़ का इस्तेमाल किया। लक्षद्वीप ने 5 करोड़ में से 5 का इस्तेमाल किया। तेलंगाना ने 190.6 से 160 का इस्तेमाल किया और सबसे कम प्रयोग बिहार ने किया है। उनको 82 करोड़ दिए गए। बिहार की बात कर रहे हैं, उन राज्यों की बात करें जिन्होंने सबसे कम निर्भया फंड का प्रयोग किया है। 35% ही इसका प्रयोग किया। मेघालय को 27 करोड़ से ज्यादा दिया गया तो सिर्फ 11 करोड़ ही इस्तेमाल किया गया। अरुणाचल प्रदेश को 37 मिला तो करीब 15 इस्तेमाल हुआ। आंध्र प्रदेश को 112 और प्रयोग हुआ 38। लद्दाख को 4.3 और प्रयोग हुआ 1.2। तो ये जो आंकड़े हैं, हम सबके सामने कई सवाल खड़े करते हैं कि क्यों इस तरह का बेहतर प्रयोग नहीं हुआ। अगर मोटे तौर पर पूरे देश भर की तस्वीर देखें तो 70% जो राशि है इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन चूक कहाँ हम रहे हैं, कुछ और गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, ललिता कुमार मंगलम, पूर्व चेयरमैन महिला आयोग, और सीमा समृद्धि वकील हैं। तमाम जो मामले हैं उनपे महिलाओं की मदद करती हैं, वकालत करती हैं। निर्भया का मामला हो, हाथरस का मामला हो, तमाम अंकिता का मामला हो जो अभी है। मंगलम मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ललिता जी, पहला सवाल, क्यों ऐसा लगता है जो ये फंड्स हमारे सामने हैं, क्यों हमारी बेटियां अभी भी एक तरह से सुरक्षित नहीं नजर आती? क्योंकि जो एनसीआरबी का डेटा है वो लगातार कह रहा है कि क्राइम का रेट बढ़ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इट वुड बी अनफेयर टू से कि केवल क्राइम बढ़ रहा है। काफी जो एटीट्यूड है स्पेशली गवर्नमेंट्स के इम्प्लीमेंटेशन में, और मैं ये बिना राजनीति किए हुए बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाजपा स्टेट्स में अच्छा है, नॉन भाजपा में अच्छे नहीं है वगैरह, वो सब उसमें मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ जब महिलाओं की इश्यूज आती। मैम, हम भी राजनीति पॉइंट ये है कि बिल्कुल, आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट एंड थैंक यू फॉर दैट। बट बात ये है कि इन राशि को खर्चा करने में केवल जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं है, इसका बहुत सारा ये पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है,
ब्यूरोक्रेसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेवल्स ऑफ एजुकेशन वगैरह। अब आपने बिहार की बात की, अब आप तो जानते हैं कि जनरली बिहार के जो आंकड़े हैं डेवलपमेंटल वर्क्स में भी थोड़ा कम है उनका, जो द ऑफ टेक ऑफ जो इन्वेस्टमेंट उनको मिलता है या राशि जो मिलती है। एंड सिमिलरली जो तमिलनाडु में है, आप देखेंगे कि द लेवल्स ऑफ टेक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सोशल इश्यूज, सिर्फ विमेन सेफ्टी की बात नहीं है, इट इज बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स। अब इसका जो कारण है ये भी है कि इन मेनी वेज इट्स ट्रू, आप प्लीज डोंट मुझे गलत मत समझे, जो भी इवन दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ तमिलनाडु इज वे अहेड ऑफ बिहार। हमारे एजुकेशन के लेवल्स मच हायर है। लोग कहते हैं कि चेन्नई इज अ वेरी सेफ, रिलेटिवली सेफ सिटी, बट ये कंपैरिजन करने से सिर्फ फायदा नहीं है। बात ये है कि अगर इस राशि को यूज करना है, मल्टी सेक्टोरल भी यूज होता है। आपने कहा था पुलिस के बूथ्स के लिए, पुलिस के ट्रेनिंग के लिए, फोरेंसिक लैब्स के लिए। अब फोरेंसिक लैब्स की कमी जो है पूरे देश में है। आप ललिता जी, मैं यही आपसे गुजारिश करूंगी मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे राज्यों पे मैं टिप्पणी नहीं, मैं ये समझना ये चाह रही थी कि अब 7 राज्यों को 60%, 60% ऑफ द फंड्स मिल रहे हैं, तो एक ये सवाल उठता है। अब आपने अगर बात करी तो आप देखिए ना, आंध्र प्रदेश में कितना कम प्रयोग हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश हमारा कितना वेल डेवलप्ड स्टेट है। तो मैं स्टेट पे नहीं जा रही हूँ, मैं ये समझना चाह रही हूँ क्या हमारे यहाँ, क्योंकि आप महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, कोई आंकलन होता है, कोई मॉनिटरिंग होती है, ये मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। जो इस पे रेड टेपिज्म है, जो कोऑर्डिनेशन की बात आपने खुद कही, सेंटर स्टेट, हम वो कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं? जी, एक्चुअली सेंटर स्टेट की इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना इंट्रा स्टेट का है। स्टेट्स को अप्लाई करनी पड़ती है सेंटर को कि हमें फंड्स चाहिए, और जनरली आज तक मैंने नहीं सुना है कि सेंटर ने कोई भेदभाव किया है स्टेट्स को फंड्स देने में, बट स्टेट्स को अप्लाई करना पड़ता है। ऑफ कोर्स रूल्स वगैरह रेगुलेशंस हैं, कभी कभी उसमें थोड़ी जो स्पीड है कम होती है, बट इस पर्टिकुलर केस में कभी भी ना सेंटर ने ना जिन स्टेट्स ने ये किया है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आपने अपनी बात रखी, ठीक है, आप सकता है जी आपने बात के अंदर हो सकता है कि अभी उन्होंने मतलब अपना ये लेके देर नॉट प्रॉपरली, उन्होंने शायद या दिया ही नहीं, प्रॉपर की बात छोड़िए, एप्लीकेशंस दिया नहीं है। ठीक है, सीमा हमारे साथ मौजूद है। सीमा, आपसे, क्योंकि आप ये तमाम केसेस लड़कियों के लड़ती हैं, ये फंड्स का ठीक से प्रयोग या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो ये बात हो रही थी, ये तमाम कितना बेहतर हुआ है जब से फंड बना? जमीन की स्थिति क्या है? देखिए मैम, अगर ग्राउंड लेवल की हम बात करें तो स्थिति वैसी की वैसी है, क्योंकि फंड को एलोकेट कर देना और उस फंड का इम्प्लीमेंटेशन चीज आपकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर वन स्टॉप सेंटर की बात करें हम मैम, तो करीब 200 वन स्टॉप सेंटर बने, लेकिन अगर आप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि कोई भी विमेन वहां पर रहने को तैयार नहीं होंगी। अगर उसके डोमेस्टिक वायलेंस उसके अगेंस्ट हुआ, कोई रेप विक्टिम है और वो अपने बच्चे को लेकर के अगर वहां रहने जाए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, वो फिर कहाँ जाएगी और वो क्या करेगी। और मैम दूसरी चीज, ये एलोकेशन कर देने से इन सारी चीजों को, अगर आप फंड दे रहे हैं स्टेट को, अकाउंटेबिलिटी नहीं है मैम, रेगुलेशन नहीं है कि कहाँ कितना किया जाएगा। इसलिए हमने कुछ दिन पहले देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एसयूवी गाड़ियां खरीद करके अपने एमएलए को दे दी, जो कि निर्भया फंड का पैसा था। अब मैं सीमा, आपकी आवाज बीच में जा रही थी। इसका दिल्ली में सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइज किया गया है, निर्भया फंड का जो पैसा है, लेकिन यहाँ क्राइम रेशियो बहुत ज्यादा है, ये भी रियलिटी, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती हैं। मेरा जो अपना मानना है मैम कि जितना भी निर्भया फंड है उसके लिए बिल पावर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, स्टेट में किसकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में किसकी है, एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें अकाउंटेबिलिटी सारे राज्यों की फिक्स हो, निम्नतर स्तर पर पंचायत से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, तब तो उस पैसे का सही से यूटिलाइज होगा। अदरवाइज मैम करप्शन में भी कहाँ पैसा जा रहा है,
किसी को नहीं पता। बिल्कुल, सिर्फ हम आपने इतना सीमा बता ये पा रहे सही हैं। बात याद दिलाई जो इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर थी, किस तरह से 220 बोलेरो, 35 अर्टिगा, 313 पल्सर बाइक्स, 200 एक्टिवास खरीदी गई थी। ये महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की तरफ उस समय ये आंकड़ा सामने आया। तो एक परसेप्शन की बात होती है कि आप महिला सुरक्षा के लिए जो ये फंड बना हुआ है, कितना आप उसको गंभीरता से लेते हैं। एक सवाल और मैं सीमा आपसे और ललिता जी मैम आपसे, कि जो लेंथी प्रोसेस ऑफ अप्रूवल है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैम क्या इसको कम किया जा सकता है? पहले ललिता जी आप संक्षेप में। नहीं, कम तो जरूर किया जा सकता है। और सीमा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि करप्शन एंड मतलब ये नेग्लिजेंस ऑलमोस्ट जो है टुवर्ड्स वुमेन सेफ्टी, कोई भी, ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये विल की बात है। अभी तक ज्यादातर मानसिकता हमारे देश में, चाहे वो पुरुषों की हो या महिलाओं की हो, मतलब सच्चाई और ईमानदारी से वुमेन सेफ्टी के बारे में अगर पैसा मिले वो गाड़ी पर खर्चा करे तो इट्स अ शेम, रिगार्डलेस ऑफ विच पार्टी इज इन पावर। हाँ, अब ये सब मानसिकता पर डिपेंड करता है और सेंटर को भी बहुत स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर हम इन चीजों में भेदभाव करें तो महिला को तो जस्टिस मिलेगा ही नहीं। आप और मतलब हम तीनों जो पैनल में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी लड़कियों को काट के आजकल मतलब ये किया जा रहा है, जो विच इज अ शेम। चाहे वो मेरे सिटी चेन्नई में हो या आपकी दिल्ली में हो या कहीं भी हो, एक भी लड़की को अगर ऐसा ये फेस करना हो तो इट्स अ नेशनल शेम। बट अभी तक बहुत कम लोग ये मानते ही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, पुलिस में हो वगैरह। इन्होंने कहा है कि ये जो स्टॉप्स है, वन स्टॉप सेंटर्स, मैं मानती हूँ, जब मैंने खुद देखा है, जब नया प्रोग्राम था बहुत स्फूर्ति थी, सबने बहुत मन से काम किया। अब 10 साल हो गया, एवरीबॉडी इज फॉरगॉटन। और जो डिटेरियरेशन हुआ है उसमें तो महिलाओं की ही हानि होती है ना। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही मैम। स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट्स मस्ट बी मच मोर अलर्ट। बिल्कुल, और ये नहीं कि 2 साल के लिए करो उसके बाद भूल जाओ। बिल्कुल, निगरानी और आंकलन लगातार इसका होते रहना चाहिए। इस पर एक और ध्यान देना चाहिए। बहुत अहम बात कही है आपने। राष्ट्रीय महिला आयोग की आप पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और आपकी बात केंद्र भी सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। दिल्ली में आज शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी की बैठक हुई। बैठक के बाद शरद पवार ने कहा है कि एनसीपी का अध्यक्ष मैं ही हूं, अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो उस पर कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने कहा कि खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया है उन्हें छोड़कर सभी लोग इतने कम समय में इस बैठक में आए। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी उनसे मिलने पहुंचे। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। बात अच्छी है कि हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है वो तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, मगर जो लीगल पोजीशन है ये नज़रअंदाज करने के बाद कहीं भी डिसीजन होगा तो हम फिर दूसरी कौन सी अथॉरिटी है वहाँ जाने के बारे में सोचेंगे, मगर ये नौबत आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं। और आपको बता दें, इस बीच अजीत पवार कैंप ने शरद पवार के यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर आपत्ति जताई। शरद पवार की बुलाई बैठक अमान्य है। ये मामला चुनाव आयोग के सामने विचाराधीन है। इस बैठक के लिए फैसले मान्य नहीं होंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राजस्थान को लेकर पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी, सचिन पायलट शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले। बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में 25 सालों से बीजेपी कांग्रेस की सरकार आने का जो चलन चल रहा है उसे खत्म करने के लिए व्यापक और अहम चर्चा की है। सभी ने भरोसा व्यक्त किया कि हम मिलकर फिर सरकार बनाएंगे। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर्स ने रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट को दुनिया भर में लाइव दिखाया। ये मेडिकल क्षेत्र में देश की नई छलांग है। ये ऑपरेशन डॉक्टर अनूप कुमार की टीम ने किया और इसे दुनिया के 20 देशों के 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने लाइव देखा। सर्जरी के दौरान सवाल जवाब भी चलते रहे। ये सर्जरी एक रोबोट कर रहा है। उसे डॉक्टरों की टीम नियंत्रित कर रही है और इस तरह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी घटना घट रही है। दुनिया के 20 देशों के 2198 डॉक्टर इस सर्जरी के गवाह बने। डॉक्टर अनूप कुमार और उनकी टीम सबको इस नई तकनीक के सारे पहलू दिखाती बताती रही। मूवमेंट्स कर रहे हैं अपने दोनों फिंगर और थंब से। लाइव सर्जरी की हम बात कर रहे हैं कि सर्जरी करते हुए आप 20 कंट्रीज को दिखाएं, 52 मेडिकल कॉलेजेस को दिखाएं, जिसमें एनएमसी का पोर्टल यूज हो रहा है, वो अभी तक नहीं हुआ है और ये कल ऐसा किया गया। देश के 52 मेडिकल कॉलेज के अलावा इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देशों के यूरोलॉजिस्ट जुड़े। 8 महीने पहले इस तरह रोबोट के जरिए किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत सफदरजंग अस्पताल में हुई। महज साल भर के भीतर ही अब तक 50 सफल सर्जरी की जा चुकी है। दिल्ली की रहने वाली 27 साल की पूजा को उसकी मां ने किडनी दी और ट्रांसप्लांट सफल रहा। डोनर से किडनी निकालने से लेकर रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट तक में करीब 2.5 घंटे का वक्त लगा। 4 की होल करके 3 सेंटीमीटर के अराउंड वो इंसिजन बनता है और बहुत ही कॉस्मेटिकली एक अच्छा स्कार आया। नंबर 2, उसमें ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना पड़ा। सर्जरी बहुत सूक्ष्म तरीके से रोबोट के माध्यम से की गई। एक उपलब्धि, एक अनोखी पहल, गवाह दुनिया के कई देश बने। तो भारत अब मेडिकल टूरिज्म के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के डॉक्टरों को टीचिंग और ट्रेनिंग के जरिए जटिल सर्जरी के गुर भी सिखाने में जुटा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के साथ ही देश की बात में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।